चलिए, कैसे हैं आप लोग? एकदम शानदार, ऊर्जावान। चलिए, तो आज हम लोग प्राचीन भारत पर चर्चा करेंगे। अच्छा देखिए, मैंने ये सोचा है कि इतिहास, जब भारतीय इतिहास हम पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, सबसे पहले हम लोग एक जनरल सर्वे, एक सर्वेक्षण करेंगे पूरे प्राचीन इतिहास का, फिर पूरे प्राचीन मध्यकालीन इतिहास का, फिर पूरे आधुनिक इतिहास का। मतलब आप इसको यूं समझ लीजिए कि जैसे स्पेस में हम लोग जाते हैं और स्पेस शिप में जाते हैं, समझ रहे हैं? उसी तरह से हिस्ट्री शिप में हम लोग बैठ के और मानव समाज के आरंभिक काल से लेकर के किस तरह से उसकी यात्रा होती है, किस तरह से क्या क्या बदलाव आते हैं, क्यों आते हैं, इसका एक सर्वेक्षण करेंगे। तो आप लोग हिस्ट्री के शिप में बैठ जाइए और बेल्ट कस लीजिए और यूं हम लोग उसमें उड़ते हैं और उड़ करके हम लोग एकदम आरंभिक काल में पहुंचते हैं। कहां? आज से 20 लाख ईसा पूर्व। आज से 100 साल पहले नहीं, 200 साल पहले नहीं, 1000 साल पहले नहीं, लाख साल पहले हम लोग वूं करके उड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम एकदम मानव समुदाय के बिल्कुल आरंभिक काल में पहुंच गए हैं और हम क्या देखते हैं कि हमारे पूर्वज जंगलों में रह रहे हैं और जंगलों में वो पत्थर के हथियार बना रहे हैं, तरह तरह के हथियार बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं? उन हथियारों के माध्यम से वो शिकार कर रहे हैं, उन हथियारों के माध्यम से वो जंगलों से कंदमूल, फल या जो भी खाने योग्य है उसको खोद खोद के इकट्ठा कर रहे हैं, है ना? तो आज से 20 लाख ईसा पूर्व में हम क्या देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो जंगलों में निवास कर रहे हैं और गुफाओं में रह रहे हैं। देख पा रहे हैं आप? देखिए मेरे साथ, आप ये समझ लीजिए कि स्पेस शिप का जो विंडो है उससे आप नीचे देख रहे हैं और आपको आश्चर्य लग रहा है कि आज के समय और उस समय में कितना फर्क है ना? चलिए, इसीलिए इस समय के काल को पाषाण काल कहते हैं। पाषाण मतलब पत्थर। चूंकि इस समय का मानव समाज अपनी आजीविका के लिए पत्थर के उपकरण बनाता है और उन पत्थर के उपकरणों से वो शिकार करता है और खाद्य संग्रह करता है, इसलिए इस समय को हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को 3 भाग में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय है 20 लाख ईसा पूर्व, लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, है ना? इसमें कुछ इस प्रकार के हथियार आपको देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह के हस्त कुठार, विदारणी, खुरचनी, जिससे कि मांस के स्किन को छीला जा सके, काटा जा सके, लकड़ी काटा जा सके, हस्त कुठार से खोदा जा सके, इस तरह के हथियार मिलते हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हमको किस तरह के स्टोन टूल्स मिलते हैं, किस तरह के हथियार मिलते हैं? जो पहले से चले आ रहे हैं वो हथियार तो यहां बनते ही बनते हैं, लेकिन मध्य पाषाण काल जिस विशेष प्रकार के, जिस विशिष्ट प्रकार के हथियारों के लिए जाना जाता है उसको कहते हैं माइक्रोलिथ्स, मतलब सूक्ष्म पाषाण। अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्या होता है, ये क्या चीज है? छोटे छोटे, जैसे इस तरह के हथियार बना रहा है, ब्लेड बना रहा है जो दोनों तरफ से नोकीले हैं, इस तरह के छोटे छोटे हथियार बनाए जा रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि इस तरह के छोटे हथियारों का क्या काम है, इससे कौन सा जानवर मरेगा, है ना? नहीं, मनुष्य ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अच्छा आपके दिमाग में आ रहा है उत्तर, ठीक है, आप उस उत्तर को अपने मन में रखे रहिए और उसको लिख के हमको दिखाना है, पोस्ट करना है, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप पे। तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लकड़ी में इस कोने को जोड़ देता है और क्या बन जाता है? तीर, है ना? इस तरह से हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल का मनुष्य कुछ आगे की ओर बढ़ता है और पूरा पाषाण काल का मनुष्य केवल शिकार और खाद्य संग्रह करता है, लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते मनुष्य
पशुपालन भी करना सीख जाता है। अब एक सवाल मैं आपके सामने छोड़ दे रहा हूं कि आखिर 12,000 ईसा पूर्व में आकर के कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी या कौन सा ऐसा घटना क्रम था कि जिससे वो पशुपालन करना सीख जाता है? कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कारण होगा। इसको भी आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज निकाला है कि कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण मनुष्य ने पशुपालन करना सीखा। चलिए, जब हम लोग विस्तार में आएंगे तो इस पर आएंगे, इस सवाल पे, लेकिन आप लोग इसका उत्तर सोचे रहिए, मंथन करिए। अब ये काल 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। इसको मध्य पाषाण दरअसल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच एक संक्रमण की अवस्था है। मतलब इसमें दोनों तरह के प्रवृत्तियां हैं, शिकार और खाद्य संग्रह के साथ साथ पशुपालन, और पशुपालन के बाद मनुष्य नव पाषाण काल में जो खेती सीख लेता है, खेती में पशुपालन की बहुत आवश्यकता है। तो यानी ये मिडिल का फेज है जहां इसके भी कुछ लक्षण हैं और इस पुराने वाले काल के भी लक्षण हैं, है ना। तो नव पाषाण काल को नव पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में मनुष्य नए तरह के हथियार बनाता है, चमकदार हथियार, और ऐसे हथियार जो खेती में भी काम आते हैं, जैसे फसल को काटने के लिए हंसिया। जैसे मध्य पाषाण काल के लोगों ने सूक्ष्म हथियार बनाया था ना, ब्लेड। मनुष्य क्या करता है कि इस तरह लकड़ी के फ्रेम में छोटे छोटे ब्लेड इसमें फंसा देता है। ये क्या बन गया? हंसिया। अब फसल अगर उगेगा तो उससे कटेगा। आप सोचिए मनुष्य किस तरह से अपनी बुद्धि का विकास कर रहा है और इस तरह से अपनी आजीविका के स्रोतों को बढ़ा भी रहा है, उसका विस्तार भी कर रहा है। खैर, नव पाषाण काल में जब मनुष्य खेती की खोज कर लेता है, इस पर भी हम आएंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जब वो खेती करने के बारे में जानता है और खेती करना सीखता है। खैर, तो उसके जीवन में जब वो खेती करना सीख लेता है तो उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन क्या है कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल का मनुष्य जिस तरह से एक जंगल में जब शिकार खत्म हो जाए तो उसको दूसरे जंगल में जाना पड़ती थी, एक जगह अगर फल खत्म हो जाए तो उसको भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था, अब नव पाषाण काल का मनुष्य खाद्य संग्रहकर्ता से खाद्य उत्पादन करता बन जाता है, मतलब फूड प्रोड्यूसर। और इस प्रकार वो एक स्थायी जीवन जीने लगता है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि खेती अगर करना है, आप पेड़ लगाएंगे या पौधे लगाएंगे तो उसकी सुरक्षा आपको करनी पड़ेगी जानवरों से और तमाम तरह के कीट पतंगों से, है ना। तो आपको एक जगह रहना पड़ेगा। इसलिए इतिहास में जब भी आपसे ये सवाल आए कि सबसे पहले घर कब बनना शुरू होते हैं, नव पाषाण काल में। इसके पहले मनुष्य गुफाओं में रहता है, प्राकृतिक रूप से बने हुए घरों में रहता है, लेकिन सबसे पहले झोपड़ी बनाना कब शुरू करता है? जब वो खेती सीखता है, यानी नव पाषाण काल, यानी 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है। और सबसे पहले बर्तन बनाना कब सीखता है? नव पाषाण काल में। क्योंकि अगर अनाज उत्पादन करेगा तो अनाज से बीज भी बनाना है और उसका फिर उपयोग खाने के लिए भी करना है, तो उसको स्टोर करना है ना। उसको उबालना है, उसको पीसना है, उसको कूटना है। यानी पॉटरी बनना कब शुरू होता है? नव पाषाण काल में, है ना। कपड़ा बुनना, कपास पैदा करना मनुष्य नव पाषाण काल में सीख लेता है। तो कपड़ा बुनना कब शुरू होता है? नव पाषाण काल में। इसलिए कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आता है कि नव पाषाण काल में जो चीजें घट रही थी उसको क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है। हां, ये क्रांति है। अब मनुष्य सभ्यता की दहलीज की तरफ कदम बढ़ाता है, मतलब अब वो भटकने वाली जिंदगी छोड़ के स्थायी जीवन की ओर बढ़ता है ना। तो चलिए, अब इस काल के बाद इतिहास में जो नया काल आता है उसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल। और इसको ताम्र पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कॉपर का यूज है। हाँ, क्योंकि इस काल में मनुष्य एक धातु से भी परिचित हो जाता है और उस धातु का नाम है तांबा। तांबा वो पहली धातु है। अब तो ताम्र पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तांबे के भी हथियार बनाता है और पत्थर के हथियार तो वो बनाता आ रहा है। तो इस काल का मनुष्य दो प्रकार की चीजों का हथियार बनाता है, एक तांबे का और दूसरा पत्थर का। इसलिए इसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल, है ना। इस समय के व्यक्ति
क्योंकि खेती पहले से सीख चुके थे, तो खेतीहर समुदाय था, है ना। इतिहास में ताम्र पाषाण काल के बाद 2700 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 4700 ईसा पूर्व, समझ रहे हो, 4,500-5,000 ईसा पूर्व इतिहास में जो एक हमको देखने को मिलता है, उस सभ्यता को हम लोग कहते हैं हड़प्पा की सभ्यता। और हड़प्पा की सभ्यता में हम क्या देखते हैं? शानदार नगर, नगरों में एक व्यवस्थित तरीके का बसावट, एक तरफ ऊंचाई पे सीमित घर बने हुए हैं, दूसरी तरफ कुछ अपेक्षाकृत नीचे जगहों पे आम लोगों के लिए घर बने हुए हैं, लेकिन वो भी बहुत करीने से बने हुए हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, समकोण पर काट रही हैं, हर एक गली में नालियां बनी हुई है, वो नालियां ढकी हुई हैं, बीच बीच में नालियों को साफ करने के लिए मैनहोल बना हुआ है। ऐसा लगता है कि उस समय कोई नगर पालिका रही होगी, है ना। इतनी विशाल सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि अभी तक का मनुष्य जंगलों में भटक रहा था, फिर स्थायी जीवन जीने लगा, फिर उसने गांवों का निर्माण किया। आखिर हड़प्पा की सभ्यता में ऐसा क्या हो गया कि नगर प्रकाश में आए? नगर इसके पहले प्रकाश में नहीं आते हैं, इसीलिए हड़प्पा की सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। और ये सवाल मैं आपके पास छोड़ दे रहा हूं, इस पर मैं जब विस्तार में इस टॉपिक पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस पे सोचिए। और ये सवाल एक बार पूछा भी गया है कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता में नगरों का बड़े पैमाने पर उत्थान हुआ, है ना। हड़प्पा में बहुत सारे नगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, रोजदी, इस तरह के। और सभी नगरों में व्यवस्थित तरीके से बसावट है और चारों तरफ से घिरा मतलब किले बंद है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि कृषि में जब एक्स्ट्रा पैदा होने लगता है, देखिए नगरों में कौन रहता है? नगरों में वो लोग रहते हैं जो प्रशासन का काम करते हैं, नगरों में वो लोग रहते हैं जो कारीगरी का काम करते हैं, जो व्यापार वाणिज्य का काम करते हैं, है ना। यानी नगरों में वो लोग रहते हैं जो खेती से इतर काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि खाएंगे तो वो खाना ही ना, तो उनके हिस्से का भोजन अगर गांव में पैदा हो जाए, अगर कृषि में इतनी तकनीकी विस्तार हो जाए, तभी नगर बच सकता है। तो अब आपको ये खोजना है कि हड़प्पा ने कृषि में ऐसी कौन सी प्रवीणता हासिल की, मतलब कौन सा ऐसा स्तर प्राप्त किया जिसके कारण एक्स्ट्रा पैदा हुआ और जिसके कारण बड़े पैमाने पर नगर बने। और इतना ही नहीं, हड़प्पा वो सभ्यता है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार किया बड़े पैमाने पे। तो खैर, इस पर आप लोग सोचिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि कृषि की कौन सी स्टाइल थी हड़प्पा की जिसके कारण कृषि में अधिशेष, एग्रीकल्चर सरप्लस पैदा हुआ, जिसके कारण नगरों का उत्थान संभव हुआ। खैर, दुर्भाग्य से 1900 ईसा पूर्व के बाद कई कारणों से यह सभ्यता पतन की ओर उन्मुख होने लगी, डिक्लाइन होने लगा। और डिक्लाइन का मतलब कि इसके जो नगरीय पहलू हैं उसका डिक्लाइन होने लगा, मतलब नगरों में लोगों ने रहना छोड़ दिया और जो जिस तरह से व्यवस्थित घर बने थे और जो तमाम जो हड़प्पा सभ्यता की पहचान है वो अब समाप्त होने लगे और ये पूरी सभ्यता गांव की तरफ जाने लगी। बहुत सारे कारण बताए गए, हम विस्तार में बाद में जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से कहीं नदियों का सूख जाना या बार बार बाढ़ आ जाना या डिफॉरेस्टेशन, मतलब पर्यावरण का मतलब वो ग्रीन कवर जो था, क्योंकि हड़प्पा में नगरों में जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो पक्की ईंट बनाने के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी को जलाया गया होगा। तो बहुत सारे विद्वान ये अंदाज लगाते हैं कि इन सब के कारण पर्यावरण का ह्रास हुआ होगा और ये सभ्यता कहीं ना कहीं इसमें दरार आई होगी और ये पतन की ओर उन्मुख हुई होगी। इस पर हम लोग विस्तार से आगे बात करेंगे। इसके बाद इतिहास में जो काल आता है उसको कहते हैं वैदिक काल। मध्य एशिया से वैदिक आर्य लोग भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं करीब 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व में ये आर्य लोग
भारत के उसी हिस्से में बसते हैं जहां कभी हड़प्पा की सभ्यता थी। तो बहुत तरह के इस पर भी विवाद या बहुत सारे ऐसे विचार आए हैं विद्वानों के कि इसी सभ्यता ने हड़प्पा सभ्यता का विनाश किया। हालांकि इसको लेकर के अभी कोई निर्णायक सहमति नहीं बन पाई है। खैर, वैदिक काल को भी हम दो भाग में बांट के देखते हैं, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर एक उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से लेकर 700 ईसा पूर्व। अब देखिए, वैदिक काल को हम वेदों के माध्यम से जानते हैं और इसीलिए इसको वैदिक काल कहते हैं। वेद वो सबसे प्राचीन साहित्य है जो लिखा गया और जो हम पढ़ सकते हैं उस समय के समाज को जानने के लिए। हालांकि मनुष्य पहली बार लिखना पढ़ना हड़प्पा की सभ्यता में शुरू कर देता है, क्योंकि हड़प्पा में जिस तरह का व्यापार वाणिज्य हो रहा है और जिस प्रकार से सारी गतिविधियां चल रही हैं उसमें वो सब कुछ लिखा पढ़ी के माध्यम से हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो हड़प्पा की सभ्यता और उसके पूर्व जितना भी हमने बात किया, इस समय के इतिहास को जानने का एकमात्र तरीका है वो पुरातात्विक अवशेष जिसको मानव छोड़ के चले गए, है ना। वो चाहे स्टोन टूल्स हो, वो चाहे हड्डियां हो जानवरों की, वो चाहे अनाज के टुकड़े हो, वो चाहे गुफाओं की चित्रकारी हो, वो चाहे ब्यूरियल्स हो, मतलब शव और उसके साथ दफनाए गए सामान हो, इनके माध्यम से उस समय के समाज के बारे में पता चलता है। या हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो हमको भवन मिलते हैं, बहुत तरह के टेराकोट्टा की मूर्तियां मिलती हैं, मृण मूर्तियां मिलती हैं, बहुत सारे खिलौने मिलते हैं। तो इससे हम उस समय के समाज के बारे में जान पाते हैं। लेकिन वैदिक काल के बारे में विलक्षण बात यह है, खास बात यह है कि इस काल में हमको पुरातात्विक सामग्री के साथ साथ लिखित सामग्री भी मिलने लगती है। पूर्व वैदिक काल को तो हम पूरी तरह से ऋग्वेद के माध्यम से जानते हैं, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुई। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद, इस तरह के वेदांग तमाम साहित्यों की रचना हुई जिससे इस समय के समाज को समझने में मदद मिलती है। खैर, वैदिक काल यानी अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें, समझ रहे हैं आप, इसका समाज जन आधारित समाज है, कबीला आधारित समाज है। और पूर्व वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, कृषि गौण व्यवसाय है ना। इसके राजा कबीले के राजा हैं, कबीले द्वारा चुने हुए राजा हैं, है ना। लेकिन ये समूची परिस्थिति उत्तर वैदिक काल में बदल जाती है। उत्तर वैदिक काल का समाज कबीला जैसा अब समतावादी समाज नहीं रह जाता, वर्ण आधारित समाज में बदल जाता है और राजा धीरे धीरे ताकतवर होने लगते हैं। और ये जो पूर्व वैदिक काल का जन है, अब वो उत्तर वैदिक काल में जनपद बन जाता है और जनपद के राजा बन जाते हैं और ताकतवर हो जाते हैं। वो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ करने लगते हैं। क्या कारण है? ऐसा कौन सा बदलाव पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के मध्य में हुआ जिसने उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में बदलाव ला दिया? हाँ बताओ। लोहा, एग्जैक्टली। 1000 ईसा पूर्व बीसी, यानी 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक काल का समय है। 1000 ईसा पूर्व में मनुष्य जिस धातु से परिचित होता है वो है लोहा। और लोहा मतलब लोहा एक मजबूत धातु है और इस धातु से दो तरह का काम होता है। एक तो कृषि के उपकरण बनते हैं, आरी बनती है, कुल्हाड़ी बनती है, हल बनता है, तमाम तरह की चीजें जो कृषि में काम आ सकें। और दूसरी ओर युद्ध के लिए हथियार बनते हैं, खट 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 खट, समझ रहे हैं? अब देखिए, हड़प्पा के काल में भी हम किसी न किसी मात्रा में राज्य देखते हैं। जब इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो कोई ना कोई राजा रहा होगा, लेकिन हम उस समय युद्ध नहीं पाते हैं। लड़ेंगे किस चीज से? तांबा से, खुद टूट जाएगा। लोहा तो है नहीं, हड़प्पा के काल में लोहा है नहीं, कॉपर से लड़ेंगे। तो लड़ाई उस समय हमको बहुत देखने को नहीं मिलती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में
लोहे के उपकरणों के प्रयोग से खेती में क्रांति हो जाती है। जंगलों को काट करके खेत बनाया जाने लगता है ना। हड़प्पा काल के लोग नदी के किनारे खेती करते थे, क्योंकि नदी के किनारे की जमीन मुलायम होती थी, तो उस पर कांसा के हथियारों से या पत्थर के हथियारों से या लकड़ी के हथियारों से, लकड़ी के हल से खेती हो सकती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे का इस्तेमाल करते हैं और जंगलों को काट के खेत बनाते हैं। जंगल को काटना, समझ रहे हैं, कोई कमजोर धातु से संभव नहीं है। दूसरी बात, जंगल के नीचे की जमीन बहुत कठोर होती है, उसको हल्के फाल से ही जोता जा सकता है ना। अब क्या हुआ, कृषि की संभावना बढ़ने लगी। जंगल काटिए, खेत बनाइए, कोड़िए, बीज डालिए, लहलहाती फसल। खेती की संभावना में जैसे ही इजाफा होना शुरू होता है तो क्या होगा, राजा बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए पूर्व वैदिक काल जो कबीलाई समाज है वहां कृषि गौण है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे के आ जाने से कृषि महत्वपूर्ण हो जाती है। और कृषि केवल महत्वपूर्ण नहीं हो जाती है, एक विस्तारशील कृषि होती है ना। उसके कारण मजबूत राजा पैदा होते हैं, जनपद बनना शुरू होता है, यानी अपना अपना जनपद। जन मतलब लोग जहां अपने पैर रखते हैं और रहते हैं उसको जनपद कहते हैं। तो अब खेत का कंसेप्ट आना शुरू होता है। अच्छा, राजा जितनी भूमि को जीतेगा, है ना, उतने भूमि से होने वाले उत्पादन, जो 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 सरप्लस पैदा होगा एक्स्ट्रा, वो टैक्स के रूप में लेगा। तो जितना एरिया उसने जीता उतना टैक्स वो ले सकता है, उतनी बड़ी आर्मी खड़ी कर सकता है, उतना विशाल राजा हो सकता है। तो इसलिए लोहे ने एक दूसरा खेल भी शुरू कर दिया, जनपद बनने लगे। और हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे जनपद बनते हैं और ये जनपद आपस में लड़ना शुरू करते हैं और बहुत सारे जनपद दूसरे जनपदों को जीत के महाजनपद बन जाते हैं। और 600 ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम 16 महाजनपद पाते हैं। कितने? 16, जिसमें मगध, वज्जी, वत्स, काशी, कौशल, है ना, कुशीनारा, शाक्य, इस तरह के बहुत सारे महाजनपद हैं, जिसमें काशी, कौशल, वत्स और अवंती, ये सब मजबूत महाजनपद हैं। इन महाजनपदों में पुनः लड़ाइयां होती हैं, एक दूसरे को जीतने की होड़ है। एक्चुअली में इस लड़ाई के पीछे कारण क्या है? अधिक से अधिक भूमि अर्जित करना, क्योंकि उस भूमि पे जो खेती हो रही है उससे जो अधिशेष पैदा हो रहा है ना, एक तो लोहे के कारण और दूसरा अनाज रोपने की नई टेक्निक का इजाद मनुष्य कर लेता है कि जिससे ज्यादा उत्पादन हो सके। तो यानी महाजनपदों में लड़ाई का कारण क्या है? खेती से पैदा होने वाले एक्स्ट्रा पर कब्जा करने का प्रयास, है ना। इन महाजनपदों में आपस में लड़ाइयां होती हैं और मगध सारे महाजनपदों को धीरे धीरे विजित करता हुआ, पराजित करता हुआ भारत के इतिहास में प्रथम साम्राज्य की स्थापना करता है ना। यानी करीब 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व, यानी इन 300 सालों में मगध साम्राज्य लगभग समूचे उत्तर भारत को, यहां तक कि दक्कन और दक्षिण के इलाके कलिंग तक मगध साम्राज्य अपने आप को स्थापित करता है और इतिहास में प्रथम विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि साम्राज्य जनपदों से या महाजनपदों से किन अर्थों में भिन्न है और मगध इतना बड़ा साम्राज्य बनाने में किस प्रकार सफल होता है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं। और जो पहले के सवाल है कि मनुष्य ने पशुपालन करना कैसे सीखा, मनुष्य ने कृषि करना कैसे सीखा, इस पर आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, इस पर सोचिए। और दूसरा कि हड़प्पा की सभ्यता ने खेती में वो कौन सी टेक्निक अपनाई कि जिसके कारण वहां अधिशेष पैदा होने लगा और किसी सीमा तक एक राज्य बना और वो राज्य इतना व्यवस्थित बना, इतना सुंदर बना कि कई नगरों की स्थापना हुई और वो दूर दूर तक व्यापार कर सका। और देखिए, जब 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों को हम देखते हैं तो उसी दौरान हम क्या पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। राजतंत्रात्मक मतलब जहां
समूचे महाजनपद का एक राजा है और वो अकेला पूरा नियंत्रण कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ इन 16 महाजनपदों में ऐसे भी महाजनपद हैं जहां शासन का एक अनूठा, यूनिक, और आज अगर मैं आपको बताऊं कि आज से करीब करीब 2600 ईसा पूर्व इस तरह की शासन प्रणाली थी, तो आपको आश्चर्य होगा, आप चमत्कृत हो सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जनपद थे जहां की गणतांत्रिक व्यवस्था थी। उस महाजनपद में कोई एक राजा नहीं था, कोई 2 राजा भी नहीं थे, 100 राजा, 1000 राजा, एक 1,500 हजार राजा एक महाजनपद में थे। और जब भी उस महाजनपद पे कोई समस्या आती थी, कोई संकट आता था या कोई भी निर्णय लेना होता था, यहां तक कि अगर उस महाजनपद पे किसी विदेशी आक्रमणकारी ने हमला कर दिया तो वो 1000, 1100, 1200 राजा एक साथ एक असेंबली में, एक सदन में बैठते थे और आपस में विचार विमर्श करते थे, बहस होती थी, डिबेट होती थी और आम सहमति से, बहुमत से फैसला होता था। आपको लग रहा होगा कि जो इस हिस्ट्री शिप में आप बैठे थे और लाखों साल पहले तैर रहे थे, देख रहे थे, और अब जब आप आज से 2600 ईसा पूर्व आए तो ये बात सुन के आपको लग रहा होगा कि ये तो आधुनिक काल है। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आज से 26 साल पहले भी शासन में एक अनूठा लोकतांत्रिक प्रयोग हुआ। हालांकि इन 16 महाजनपदों में जैसे वज्जी, शाक्य, कुशीनारा, पिपलीवन, इस तरह के बहुत सारे जो जनपद थे, इन पर हम लोग विस्तार में अगले वीडियो में बात करेंगे। यहां गणतांत्रिक प्रणाली थी और ये लोग, यहां बहुत सारे राजा मिलकर के डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपस में बातचीत करके फैसला करते थे। तो ये समझ लीजिए कि जब हम लोग अगला वीडियो शुरू करेंगे कि प्रथम मगध साम्राज्य कैसे बना, हम उसी के बरक्स उन गणराज्यों की भी बात करेंगे जो निश्चित रूप से अनूठे और प्रासंगिक, आज भी उन पर हमें चर्चा करनी चाहिए, उनको हमें समझना चाहिए। तो इस पर आप लोग जरा अध्ययन करके आपके मन में जो भी सवाल हो या जो भी कुछ सुझाव हो, जो भी कोई विचार हो, इसको रखे रहिए। अगले वीडियो में इस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।